नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़। इस सीरीज़ में आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपसे किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए होते हैं, उनको पूरी डिटेल के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम यहाँ पे कवर करते हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की 238वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की हमारी क्लासेस को नहीं देखा है और इस सीरीज़ के ऊपर बनी 6 मास्टर वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। साथ में एक और बात, कल हम एक मॉक टेस्ट यहाँ पे करेंगे। पूरे 100 क्वेश्चन का एक जनरल पेपर का जो यूकेएसएससी का सिलेबस होता है, उसके अकॉर्डिंग, नई पैटर्न के अकॉर्डिंग 100 नंबर का एक मॉक टेस्ट यहाँ पे करेंगे। मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको कल मॉर्निंग में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसे आपने प्रॉपर सॉल्व करना है और फिर इवनिंग में उसकी आंसर की यानी उसका पूरा सॉल्यूशन आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप उससे जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर अगर आप टेलीग्राम पर जीके ट्रैकर सर्च करेंगे तो भी आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट का क्वेश्चन पेपर आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगा और इवनिंग तक आपको उसे सॉल्व करना है। उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे, जिससे आप अपनी तैयारियों को चेक कर सकते हैं। कोशिश करेंगे हर 7 से 10 दिन में एक मॉक टेस्ट हम यहाँ पे लगा सकें। तो चलिए अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची किसमें दी गई है? तो देखिए, पंचायतों को जो शक्तियां दी जाती हैं, पंचायतों को जो अधिकार दिए जाते हैं, यानी पंचायतों के लिए जो विषय निर्धारित किए जाते हैं कि इनके ऊपर पंचायत कानून बना सकती है या इनके ऊपर पंचायत का अधिकार क्षेत्र है। ऐसे अधिकारों की संख्या, ऐसे विषयों की संख्या कितनी है? ऐसे विषयों की संख्या है 29। और ये कौन सी अनुसूची में बताया गया है? 11वीं अनुसूची में बताया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, 73वां संवैधानिक संशोधन किया गया, इसके माध्यम से संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, जिसमें 29 विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें पंचायत की शक्तियां, उनके अधिकार, उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, उनको शामिल किया गया है। तो कितने विषय हैं, अभी तक संख्या पूछी जाती है, कभी आपसे वो अनुसूची भी पूछ लेता है। इसी प्रकार अगर यहां पर पंचायत की जगह पर नगर निकाय होता, तो नगर निकाय के जो विषय हैं, जो उनकी शक्तियां हैं, वो किस में बताई गई हैं? 12वीं अनुसूची में। नगर निकाय के विषय कितने हैं? टोटल 18। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? चुनाव आयोग को लेकर के 4 स्टेटमेंट हैं। देखिए, पहला, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग के द्वारा किया जाता है। पहला कथन आपका बिल्कुल गलत है। देखिए, जब जो हमारे निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 2 चुनाव आयुक्त और 1 मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, अगर इनमें कोई मतभेद होता है तो जो निर्णय होता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा किया जाता है। इसीलिए 3 सदस्य यहाँ पे रखे जाते हैं, जिससे मतभेद होने की स्थिति में मुख्य निर्वाचन आयुक्त फैसला कर सके। ठीक है, तो पहला गलत है, आपको गलत ही बताना था, यही हमारा उत्तर है। बाकी के कथन देखिए, चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा उनके पद से हटाया नहीं जा सकता। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उसको तो वैसे ही हटा सकते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाया जाता है, लेकिन जो बाकी के चुनाव आयुक्त होते हैं उनको तभी हटाया जा सकता है जब मुख्य चुनाव आयुक्त सिफारिश करे। बिना इसके सिफारिश के नहीं हटा सकते। ठीक है, ये वाला सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान शक्तियां प्राप्त है, ये भी सही है। केवल दूसरा व्यक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त है और एक व्यक्ति केवल चुनाव आयुक्त है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे विशेष अधिकार प्राप्त है। सभी के शक्तियां बराबर हैं। केवल मतभेद की स्थिति में मुख्य चुनाव आयुक्त को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो शक्तियां तीनों की बराबर होती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो वो होता है। ये आपका बिल्कुल सही है।
जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसका कार्यकाल 6 साल तक या 65 की उम्र तक होता है। जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल तक या 62 की उम्र तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। महाधिवक्ता को लेकर के 2 स्टेटमेंट है। देखिए, पहला, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। पहला आपका बिल्कुल सही है। हम पढ़ते भी हैं महाधिवक्ता के बारे में कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। आर्टिकल 165 में इसके पद की बात कही गई है। जो महाधिवक्ता होता है ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, यानी सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। राज्य सरकार को कोई भी सलाह अगर लेनी हो कानून से संबंधित, वो इसी से लेंगे। इसी के समकक्ष केंद्र में कौन होता है? महान्यायवादी। वो केंद्र में केंद्र सरकार का प्रमुख परामर्शदाता होता है कानूनी मामलों में। ठीक है, महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। देखिए, यहां पर एक चीज तो क्लियर है, एक चीज यहां पे सही है कि जो महाधिवक्ता होता है इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। इस चीज को ध्यान रखना, यह पेपर में पूछा गया था। जो महाधिवक्ता होता है इसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता, इसे राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राज्यपाल की इच्छा अनुसार यानी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर बना रहता है, ना कि मंत्रिमंडल। तो नियुक्त राज्यपाल करते हैं, उन्हीं की इच्छा के अनुसार ये पद पर रहते हैं, निश्चित कार्यकाल नहीं होता। तो सेकंड वाला गलत है, पहला वाला आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा करी? देखिए, जो हमारे डीपीएसपी हैं सभी नागरिकों के अधिकार हैं, और जो मौलिक अधिकार हैं उनका तो नाम ही मौलिक अधिकार है, यानी वो सभी नागरिकों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ही चीजें नागरिकों के हितों की बात करते हैं। मौलिक अधिकार ऑटोमेटिकली लागू हो जाते हैं, डीपीएसपी राज्य के ऊपर यानी राज्य सरकारों के ऊपर डिपेंड करता है। किस केस में यह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में अगर संघर्ष की स्थिति बनती है, यानी अगर सरकार कोई डीपीएसपी लागू करती है और उससे उसकी वजह से अगर मौलिक अधिकारों का किसी के हनन होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? सरकार लागू करे या मौलिक अधिकारों की रक्षा करे? तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर संघर्ष की स्थिति आती है तो मौलिक अधिकार ही सर्वोच्च माने जाएंगे। यह सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा था? यह कहा था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद में। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, यानी डीपीएसपी के ऊपर मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता देनी होगी। ये किसमें कहा गया है? मिनर्वा मिल्स वाले केस में, जो 1980 में हुआ था, वहां पर कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं यहां पर कौन सा वाला कथन गलत है। पहला कथन है, एल नीनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू तट पर प्रकट होती है। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। जो एल नीनो होती है बेसिकली यह प्रशांत महासागर में जो गर्म समुद्री जल होता है उसकी वजह से बहती है, यानी ये धारा जहां जहां जाती है वहां का तापमान बढ़ा देती है। कहां से इसकी उत्पत्ति होती है? तो पेरू और इक्वाडोर के जो तट है वहां से ये बहना शुरू करती है। ठीक है, एल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करती है। जो एल नीनो होती है यह गर्म समुद्री सतह के कारण, जो एल नीनो होती है यह जहां जहां जाती है सतह का तापमान बढ़ा देती है, जिससे मानसून कमजोर होता है, जिससे भारत में वर्षा भी कम होती है। तो एल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करती है। यह सवाल पेपर में बना है कि यह कैसे प्रभावित करती है, तो एल नीनो कमजोर करती है। एल नीनो घटना प्रति वर्ष घटित होती है, तो यह हर साल नहीं होती है। यह जो घटना है, जलवायु घटना है एल नीनो, यह हर 2 से 7 साल के अंतराल में होती है। ठीक है, यह वाला आपका गलत होगा, प्रतिवर्ष नहीं होती है, हर 2 से 7 साल के अंतराल में यह घटना घटित होती है। ठीक है, ल नीना भारतीय मानसून को मजबूत करती है, ये वाला सही है। एल नीनो कमजोर करती है। ल नीना इसी का उल्टा रूप होता है, जो जहां जहां जाती है वहां का तापमान कम कर देती है। तो ये एक ठंडी जलधारा है, ये गर्म जलधारा है, यानी ये तापमान बढ़ाती है, ये तापमान को कम करती है, जिससे भारतीय मानसून को यह मजबूत करती है। आपको पूछा है गलत कौन सा है, तो यहां पर पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा वाला गलत है। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था?
देखिए, ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य कौन थे? सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में होती है। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज स्थापित किया गया था। ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद जो इसके प्रमुख बने वे थे देवेंद्र नाथ ठाकुर, ठीक है, जिन्हें देवेंद्र नाथ टैगोर भी कहते हैं। ये प्रमुख बने राजा राम मोहन राय के बाद। कुछ समय के बाद जो देवेंद्र नाथ ठाकुर थे, इन्होंने ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य केशव चंद्र सेन को बनाया था। हालांकि बाद में इन दोनों में विवाद हो जाता है। केशव चंद्र सेन अपना एक अलग संगठन बना लेते हैं जिसे भारतीय ब्रह्म समाज कहा गया। 1866 के आसपास ये इसकी स्थापना करते हैं। 1857-58 के दौरान इनको प्रधान आचार्य बनाया गया था देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। तो कौन बने थे? सबसे पहले राजा राम मोहन राय संस्थापक, उनके बाद देवेंद्र नाथ ठाकुर, और इन्होंने बनाया फिर केशव चंद्र सेन को, जिनके साथ बाद में विवाद हुआ और फिर इन्होंने अपनी एक अलग भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किया 1866 में, ठीक है। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार का आह्वान किया था? तो देखिए, जो प्रिंस ऑफ वेल्स था ये किस काल में भारत आया और इसके बहिष्कार का आह्वान किया गया? किस आंदोलन के दौरान? ये हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1921 में जो प्रिंस ऑफ वेल्स था इसने भारत के दौरे पर आना था, जिसका विरोध किया गया। विरोध के दौरान हड़तालें करी गई, जुलूस निकाला गया, सार्वजनिक कार्यक्रम जो भी थे उन सभी का बहिष्कार किया गया। नवंबर 1921 में जो वेल्स का राजकुमार था, यानी जो प्रिंस ऑफ वेल्स था, एडवर्ड अस्टम, वो भारत दौरे पर आया था और उसका विरोध किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन को शुरू कब किया गया था? तो 1 अगस्त 1920 को इसे शुरू किया गया। इसे स्थगित कब किया गया था? तो 12 फरवरी 1922 में इसे स्थगित किया गया था, ठीक है। जो असहयोग आंदोलन था ये महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन था, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो देखिए, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था ये 1956 में आता है। इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे, ठीक है। बाकी के जो सदस्य थे उनमें हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर शामिल थे। यह आयोग जो 1953 में बना था दिसंबर में, अपनी रिपोर्ट देता है 1955 में, और इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में एक अधिनियम आता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है। इसके तहत 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, ठीक है। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौद्रिक नीति के बारे में हमने कई बार डिटेल से बात करी है। मौद्रिक नीति क्या होती है? हमने देखा था 2 तरह की नीतियां होती हैं। एक होती है मौद्रिक नीति और एक होती है राजकोषीय नीति, ठीक है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, रुपए को मैनेज करने के लिए कि मार्केट में रुपए ज़्यादा ना पहुंच जाए, इसके लिए केंद्र सरकार और जो आरबीआई है दोनों प्रयास करते हैं। आरबीआई जिन जिन नीतियों का इस्तेमाल करता है मुद्रास्फीति को, महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए, उसे मौद्रिक नीति कहते हैं, और जो प्रयास केंद्र सरकार करती है उसे राजकोषीय नीति कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मौद्रिक नीति है उसका उद्देश्य क्या है। पहला, सरकारी खर्च को बढ़ाना। देखिए, सरकारी खर्च बढ़ाना घटाना ये सरकार का काम है। सरकार अगर उसको लगे कि महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, मार्केट में रुपए की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो सरकारी खर्च को घटाने की शुरुआत करेगी। अगर लगेगा लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो सरकारी खर्च बढ़ाने का काम करेगी। ये किस में आएगा? राजकोषीय नीति में आएगा, क्योंकि ये सरकार के द्वारा नियंत्रित है, ना कि आरबीआई। ये गलत है। मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि को सुनिश्चित करना, ये राजकोषीय नीति का भी पार्ट है और मौद्रिक नीति का भी पार्ट है। तो ये भी सही है आपका, यही वाला इसका आंसर होगा, यही इसका उद्देश्य है, ठीक है। जो मौद्रिक नीति है, जो हमारी राजकोषीय नीति है, इन दोनों का मुख्य उद्देश्य यही होता है, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना और जो मूल्य स्थिरता है यानी प्राइसों को में निरंतरता बनाए रखना, ठीक है। राजकोषीय घाटा कम करना, तो अब आप सीधा बताएंगे ये किसके तहत होगा? राजकोषीय नीति के तहत। राजकोषीय नीति सरकार चलाती है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी है, ठीक है।
भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतःकरण की स्वतंत्रता शब्द आया है? तो देखिए, अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसका क्या मतलब हुआ कि हर व्यक्ति को अपने मन से धार्मिक या कोई भी नैतिक विश्वास चुनने, मानने और उसका पालन करने की आज़ादी है। ठीक है, अपने इच्छा से वो कुछ भी पालन कर सकता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, यह बात संविधान के आर्टिकल 25 में कही गई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि बिना किसी दबाव के वो अपने विश्वासों को अपनाए, अपने विश्वासों का पालन करे, जिस भी चीज में वो बिलीव करता है। ठीक है, जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक के अनुच्छेद हैं, यह धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकार हैं, जिसमें आर्टिकल 25 जो है वह अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों से संधाई से स्वतंत्रता की बात करता है। और आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है? जब हम किसी भी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले वो क्या चीज करता है? सबसे पहले वो पोस्ट को संपादित करता है, संपन्न करता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। देखिए, जब कंप्यूटर शुरू होता है तो उसकी एक अपनी प्रोसेस होती है, उस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है बूटिंग। तो जब वह बूट हो रहा होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? वो पोस्ट करता है, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसका ये फुल फॉर्म होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसमें वो देखता है कि उसके जो हार्डवेयर है, उसका जो रैम है, उसकी जो सीपीयू है, उसका जो कीबोर्ड है, किसी में कोई दिक्कत है या नहीं है। अगर नहीं होती है तो वो ऑन हो जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बीप की आवाज़ करता है। ठीक है, तो जब कंप्यूटर ऑन होता है तो सबसे पहले वो पोस्ट को यहाँ पे करता है, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। ठीक है, लैन को वैन से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन और वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन। जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, छोटे से क्षेत्र का नेटवर्क होता है, जैसे घर का, किसी ऑफिस का। जो वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, ये बड़े क्षेत्र का होता है, जैसे शहरों का या देशों का। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इन दोनों को जोड़ने के लिए राउटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ब्रिज होता है, ब्रिज और राउटर में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। राउटर इनको आपस में जोड़ने का काम करता है। जो ब्रिज होता है वो दो सेम नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है, यानी लैन को लैन से अगर जोड़ना हो तब कौन आएगा? तब वहां पर ब्रिज बनेगा। और अगर लैन को वैन से जोड़ना हो तो वहां पर राउटर आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यूआरएल में उपलब्ध नहीं होता है? उत्तराखंड में भी ये सवाल पूछा गया है और भी एग्जामों में पूछा गया है। जो यूआरएल होता है यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, इससे हमें किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है? कई सारे हिस्सों से मिलकर होता है। इसमें प्रोटोकॉल भी होता है, इसमें डोमेन नेम होता है, इसमें फाइल का नेम भी होता है। ठीक है, सबसे पहले डोमेन का नाम ये शामिल होता है या नहीं? तो यूआरएल जो होते हैं आमतौर पर आपने देखा होगा, कोई भी जो यूआरएल बनता है वो इस तरीके से बनता है, http, फिर इस तरीके से www.xyz.com करके ऐसे में बनता है। तो इसमें जो आपका ये www.xyz.com है, ये क्या हो जाएगा? डोमेन नेम। तो डोमेन नेम होता है। फाइल का नेम, अगर कोई विशेष पेज, अगर आपने सिंपल वेबसाइट खोली है तो यही आपको दिखेगा वहां पर। अगर उस वेबसाइट में जाकर कोई विशेष पेज आपने खोला हुआ है, कोई विशेष सेक्शन आपने खोला हुआ है, तो .com के बाद स्लैश करके वो दिखा देगा कि आप कौन से वाले विकल्प में हैं। जैसे आपने कोई वेबसाइट खोली और उसके इन्फॉर्मेशन या उसकी अबाउट अस में आप चले गए तो ब्रैकेट में वो दिखा देगा कि आप अबाउट अस वाले सेक्शन में हैं। तो फाइल का नेम भी इसमें होता है। आईपी एड्रेस इसमें शामिल नहीं होता है, ये यूआरएल में नहीं होता। ठीक है, प्रोटोकॉल होता है, ये सबसे आगे जो लगा हुआ है यही प्रोटोकॉल है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसमें डोमेन का नाम है, फाइल का नाम होता है, प्रोटोकॉल होता है, आईपी एड्रेस इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ अभिलेख है, दूसरी तरफ शासकों के नाम है। हाथी गुम्फा अभिलेख ये किस राजा का है? हाथी गुम्फा अभिलेख जो है आपका, ये कलिंग के राजा खारवेल का है। जो कलिंग है यानी आज का उड़ीसा, वहां से हमें यह मिला है। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? राजा खारवेल का है। राजा खारवेल की जो उपलब्धियां हैं, उनकी जो विजय हैं, उनका वर्णन इसमें किया गया है। पहले का आंसर 1 है। मंदसौर अभिलेख की बात करते हैं। मंदसौर अभिलेख मालवा के शासक यशोधर्मन का है।
यानी दूसरे का हो जाएगा 4। ऐहोल अभिलेख की बात करते हैं तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का ये अभिलेख है, ठीक है, यानी तीसरे का 3 हो जाएगा। नासिक गुहा लेख की बात करते हैं तो एक सातवाहन शासक हुआ जिसका नाम था पुलुवाम, इसका है नासिक अभिलेख, ठीक है, जो नासिक गुहा लेख है, यानी कि चौथे का हो जाएगा 2। 1 4 3 2 इसका सही विकल्प है, ठीक है। निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार करें और इन्हें आरोही काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करें, यानी कौन कब पेशवा बने उनको क्रम अनुसार आपने लगाना है। देखिए पेशवाओं की बात करते हैं, सबसे पहले जो पेशवा बने थे उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, ये पहले पेशवा थे। तो सबसे पहले तो 4 आएगा। और अगर आपको इतना पता है कि पहले पेशवा कौन थे, आपने अंतिम पेशवा का भी नाम सुना होगा। अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, यानी कि अंत में 1 आएगा। तो 4 शुरुआत में और 1 अंत में, केवल एक ही विकल्प में है और यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो बालाजी विश्वनाथ थे ये 1713 से लेकर 1720 तक पेशवा रहे थे, ठीक है, ये पहले पेशवा थे मराठा साम्राज्य में, ध्यान रखना, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम पेशवा बनते हैं। बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव पेशवा बनते हैं, ये तीसरे पेशवा थे। इनका शासनकाल था 1740 से 1761 तक। बालाजी बाजीराव के बाद माधवराव नारायण प्रथम ये पेशवा बनते हैं और उनके बाद नारायण राव यहाँ पर पेशवा बनते हैं, ठीक है। नारायण राव के बाद जो अंतिम पेशवा थे वो बाजीराव द्वितीय थे। तो 4 2 3 1 इसका सही आंसर है। मराठा साम्राज्य के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना है जिसमें हमने सभी पेशवाओं के बारे में, संपूर्ण मराठा साम्राज्य के बारे में डिटेल से बात करी है। छत्रपति शिवाजी के बारे में बात करी है, उनके बाद किस तरह से पूरी कार्यवाही चली, उनके मंत्रिपरिषद के बारे में डिटेल से मराठा साम्राज्य में हमने देखा था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कोर उद्योग के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो इनमें से कोर उद्योग के अंतर्गत शामिल नहीं है। कोर उद्योग क्या होते हैं? कोर उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनका सीधा इफेक्ट दूसरे प्रमुख उद्योगों में पड़ता है। जैसे कच्चा तेल है, जो कच्चा तेल है वो बहुत सारे उद्योगों को चलाता है। अगर उसमें कोई दिक्कत आएगी तो बहुत सारे उद्योग हमारे इफेक्ट होंगे। जैसे बिजली है, तो अगर बिजली में कोई इफेक्ट आएगा, बिजली में कोई दिक्कत होगी तो बहुत सारे जो हमारे उद्योग हैं वो नहीं चल पाएंगे। तो ऐसे उद्योग जिनके ऊपर बहुत सारे दूसरे जो उद्योग है वो डिपेंड करते हैं, कोर उद्योग कहलाते हैं। इनमें से कोर उद्योग कौन कौन से हो जाएंगे? कोर उद्योगों की संख्या कितनी है पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। कोर उद्योगों की संख्या 8 मानी जाती है। जिसमें कौन कौन शामिल हैं? इसमें आता है कोयला उद्योग, ठीक है, सीमेंट उद्योग भी आपका कोर उद्योग में शामिल है, प्राकृतिक गैस कोर उद्योग है, बिजली कोर उद्योग है, ठीक है। तो आपका सेकंड वाला, थर्ड वाला, फिफ्थ वाला, सिक्स्थ वाला क्या है? ये कोर उद्योग है। पहला, चौथा और सातवां कोर उद्योग में शामिल नहीं है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 8 कोर उद्योग कौन कौन से हैं? तो देखिए कोयला है जैसे हमने अभी देखा, इसके अलावा सीमेंट उद्योग भी कोर उद्योग में शामिल है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस वाला जो उद्योग है ये भी कोर उद्योग में शामिल है, बिजली भी है। इन 4 के अलावा जो उर्वरक उद्योग है ये भी एक कोर उद्योग है। रिफाइनरीज जो होती है कोर उद्योग है। क्रूड ऑयल कच्चा तेल जो है वो भी एक कोर उद्योग में शामिल है। और स्टील, ये हमारे 8 कोर उद्योग हैं, ठीक है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? देखिए जो पहला राजभाषा आयोग बना था ये बना था 1955 में, ठीक है। पहला राजभाषा आयोग 1955 में बना जिसके अध्यक्ष थे BG खेर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी थी और इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1963 में राजभाषा अधिनियम आया। तो अगर सवाल होगा राजभाषा आयोग कब बना तो 55 में, इसने रिपोर्ट दी 56 में, राजभाषा अधिनियम ये आया 63 में, ठीक है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच किस नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था? तो देखिए 326 ईसा पूर्व में जो यूनान का शासक था सिकंदर, इसके और जो पंजाब के उस समय राजा थे राजा पोरस, इनके बीच में युद्ध हुआ। यह युद्ध झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। झेलम नदी को यूनान में हाइडेस्पीस के नाम से जाना जाता है, तो इस युद्ध को हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहते हैं। तो हाइडेस्पीस का युद्ध किस किस के बीच हुआ? सिकंदर और राजा पोरस के बीच में।
सिकंदर की अगर हम बात करते हैं, सिकंदर यूनान का था, मकदूनिया उस समय एक देश था, वहां से यह आया था। सिकंदर का जो गुरु था उसका नाम पूछा जाता है, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में होता है। यह 326 में भारत में आक्रमण करता है, राजा पोरस के साथ इसका युद्ध होता है। ठीक है, झेलम नदी के तट पर, जिसे वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि झेलम का ही प्राचीन नाम वितस्ता भी है, हाइडेस्पीस भी है, तो हाइडेस्पीस का युद्ध, वितस्ता का युद्ध, झेलम का युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में, जिसमें राजा पोरस वीरता से लड़े थे लेकिन पराजित हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल यह बनता है, सिकंदर की सेना ने कौन सी नदी पार करने से इनकार कर दिया था? तो सिंधु नदी को वो पार कर चुका था, झेलम नदी के तट पर पोरस को हरा चुका था, आगे बढ़कर के उसके सामने आई थी ब्यास नदी, और ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने इनकार कर दिया था। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान रखना। लगभग 19 महीने वो भारत में रहा, 325 ईसा पूर्व में वो भारत से वापस लौटा, और भारत से वापस लौटते समय 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिकंदर अपने साथ एक भारतीय दार्शनिक को भी लेकर गया था, उसका नाम पूछा जाता है। तो कालानास नाम का एक दार्शनिक उस समय था जिसे सिकंदर अपने साथ लेकर गया था। ठीक है, सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या था? सिकंदर के जल सेनापति का नाम नियारकस था। ठीक है, सिकंदर जब यहां से वापस लौटा तो अपने जीते हुए प्रदेश उसने किसको सौंपे थे? सेल्यूकस निकेटर को सौंपे थे। ठीक है, सिकंदर ने भारत में 2 प्रमुख नगर बसाए जिनके बारे में पूछा जाता है। सिकंदर ने जब राजा पोरस के ऊपर विजय प्राप्त करी तो उसने एक नगर बसाया जिसका नाम था निकेया। ठीक है, जिसका अर्थ होता है विजयनगर। पोरस पर जीत के उपलक्ष्य में उसने निकेया नाम का नगर बसाया। एक दूसरा नगर उसने बसाया जिसका नाम था बुकेफेलस। सिकंदर का एक घोड़ा था, उसका प्रिय घोड़ा, उसका नाम था बुकेफेलस। उसके नाम पर उसने इस नाम से एक नगर बसाया। तो भारत में उसने 2 नगर बसाए, एक निकेया और बुकेफेलस। ठीक है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ गवर्नर जनरल हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, डफरिन जो था, इससे संबंधित यहां पर कौन सी घटना है? डफरिन के शासनकाल में बर्मा का विलय हुआ था भारत में। डफरिन जो था यह 1884 से लेकर 1888 तक भारत का गवर्नर जनरल यानी वायसराय यहां पे रहा। इसी के काल में 1885 में बर्मा का विलय भारत में होता है, यानी पहले का आंसर हो जाएगा 3। एलन ब्रो की बात करते हैं। एलन ब्रो जो था यह 1842 से 1844 के समय यहां पर गवर्नर जनरल था। इसी के दौरान 1843 में भारत में सिंध का विलय होता है। तो बी वाले का आंसर हो जाएगा 1। लॉर्ड इरविन की अगर हम बात करते हैं, इससे जुड़ा हुआ है दीपावली घोषणा। जो दीपावली घोषणा है बेसिकली इरविन के द्वारा करी गई थी, 1929 में करी गई थी। बेसिकली एक स्टेटमेंट इरविन के द्वारा दिया गया था कि जो अंग्रेजी सरकार है, जो ब्रिटिश सरकार है, उनका उद्देश्य यह है कि भविष्य में वो भारत को एक प्रभुत्ववादी राज्य का दर्जा देंगे। केवल इतनी घोषणा यहां पर की गई थी, कोई समय सीमा नहीं बताई गई थी कब तक। खाली ये कहा गया था कि हम प्रयास कर रहे हैं और हम जल्द ही आपको दे देंगे। दीपावली के अवसर पर अक्टूबर 1929 में ये घोषणा होती है, दीपावली घोषणा इसको कहा गया। ठीक है, रीडिंग की बात करते हैं। रीडिंग 1921 से लेकर 1926 तक भारत में वायसराय रहा। यह एकमात्र यहूदी वायसराय था। सी वाले का 4 हो जाएगा। तो 3, 1, 2, 4 इसका सही आंसर होगा। 3, 1, 2, 4 कहां पर है? यहां पर है, ऑप्शन बी। एक दिन जोड़ा जाता है जब कोई व्यक्ति इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय तिथि को पार करता है। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि 180 डिग्री की देशांतर रेखा जो होती है उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन। अगर आप इस रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है, और पूर्व से पश्चिम की ओर पार करते हैं तो एक दिन घट जाता है। ये क्वेश्चन बन जाता है कि किस तरफ जाने में दिन बढ़ता है या घटता है। तो अगर आप पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जाते हैं इस रेखा को पार करते हुए तो क्या हो जाएगा, यानी इस रेखा के पूर्व में एक दिन बढ़ा हुआ होगा और इस रेखा के पश्चिम में एक दिन घटा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 और इम्पोर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। इन क्वेश्चन को हमने कोशिश करी पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करने की, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट थे वो भी अच्छे से क्लियर हो सकें।
उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।